नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में जवाहर कला केंद्र में स्थित शिल्पग्राम में पत्रिका राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान पत्रिका के संपादक श्री गुलाब जी कोठारी की पुस्तक मेरा राजस्थान पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। वैसे तो कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिसमें देश के कई प्रसिद्ध और मूर्धन्य साहित्यकारों ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन इस विशेष सत्र में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय दिल्ली की संस्कृति पत्रिका की संपादक विद्वान डॉक्टर श्रीमती ज्योत्सना शर्मा का विशेष व्याख्यान रहा। इसमें उन्होंने सम्माननीय गुलाब जी कोठारी की पुस्तक मेरा राजस्थान पर राजस्थान की संस्कृति, जीवन शैली और महिलाओं की स्थिति पर उनका केंद्रित रहा। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर एक रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा मार्गदर्शन देने के लिए कमेंट्स करिए। लालिमा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जैकी, लालिमा न्यूज जयपुर। जब मेरे पास ये पुस्तक मुझे प्राप्त हुई थी, मैं इस पुस्तक को लेकर अपना एक छोटा सा अनुभव ज़रूर साझा करूंगी आप सभी से। मैं इस किताब के पृष्ठों को पलट रही थी और पलटते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्या ये पुस्तक मात्र राजस्थान की संस्कृति तक सीमित है? क्या इसे संस्कृति के पक्ष को ध्यान में रखकर लिखा गया है? क्या मात्र ये किताब मुझे शिल्प, उत्सव, बुनकर या जो राजस्थान की संस्कृति का खान पान है उससे संबंधित जानकारी देने के लिए बनाई गई है? मेरे मन में उस समय बहुत से विचार उठ रहे थे और उन्हीं विचारों की ऊहापोह में मैंने दोबारा से सोचा कि मुझे अब इसे लेखक की दृष्टि से भी देखना है, क्योंकि ये जो लेखक है इन्होंने पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। क्योंकि पत्रकार है तो वो धरती से जुड़ा हुआ है और उसने वहां जाकर अपना शोध परख जो कार्य है उसको वहां पर संकलित किया है। क्या वो एक साहित्यकार है कि एक साहित्यकार की भांति उसने उस शब्दों को गढ़ा है और अपनी उस पुस्तक में लाकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया है? क्या वो एक आध्यात्मिक प्रणेता है, क्योंकि वो इस पुस्तक में अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे जो तीज त्योहार हैं उनके विषय में भी बड़ी बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं और अपनी शोध परक प्रक्रिया से अपनी रचना धर्मिता को निभाते हुए उन्होंने जो धर्म निभाया है उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। रेगिस्तान रेतीली इस कठोर भूमि में भी एक ऐसा गुलाब हुआ है जिसने राजस्थान की संस्कृति को सुवासित किया है और उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा काम कर दिया है जो आने वाले समय में बहुत विरला ही कोई कर पाएगा। अगर हम उनके किए काम को समझ भी पाए तो ये हमारे लिए उनके प्रति बहुत, जिसे कहते हैं, हम आदर देंगे उनको। दिल्ली में मेरा मिलना उनसे इतना सुखद था। कई वर्षों बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में उनसे मिली थी। उनकी जो छाया थी वो आज तक भी मुझ पर है और उसने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, मुझे अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है और लगातार कई वर्षों तक अपने आने वाली पीढ़ी जो हमारे सामने मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ कुछ छात्र भी बैठे हैं, मैं उन छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि आप जो अभी पहले बात कही गई है, आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही तेज आपकी दहाड़ होगी। इसलिए आपको लगातार पढ़ना है और उस पर विश्लेषण भी करना है। ये किताब मेरे लिए मात्र पुस्तक नहीं है, ये शोध का विषय था और इसमें कितनी बारीकी से ये लिखा गया है। मैं आपको बताती हूँ कि मात्र संस्कृति के 3 तत्व, 3 पक्ष हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोक व्यवहार में संस्कृति का अर्थ समझते हैं कि हम, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि संस्कृति क्या है, आप कहेंगे कि मैम हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारे उत्सव, ये सब हमारी संस्कृति के पक्ष हैं। पर नहीं, संस्कृति का एक और पक्ष है जो हमारे भारत को
प्रतिनिधित्व करता है, और वो है हमारा परिवार। हम संयुक्त परिवार के लोग हैं। हमारे यहाँ जो परिवार की परिभाषा है वो विश्व पटल पर देखने को नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर दुख कातरता कि हम पराये के दुख में भी खुद को शामिल करने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, उसको सहारा देते हैं। हमारे अंदर दया है, हमारे यहाँ दान की पद्धति है। ये भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसका तीसरा पक्ष जो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। और उस ज्ञान परंपरा के साथ हम अपने भारतीय दर्शन को भी नहीं भूल सकते। हमारे भारतीय दर्शन ने आत्म कल्याण की बात करी और उसके बाद उस आत्म कल्याण से समाज के भी कल्याण की बात की। इसीलिए आज भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत के हों, किसी भी राज्य के हों। ऐसा है ना कि जब हमारी जो राज्य की सीमाएं हैं दूसरे राज्य से लगती हैं तो हमारे पास उसका भी सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और उसको भी हम सहेज कर रखते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने बहुत सी चीजें जानी और समझी है। किसी भी समाज की जो आत्मा है वो उसकी लोक संस्कृति में होती है। यानी कि यदि आपको उस राज्य को समझना है, उस राज्य की संस्कृति को समझना है, तो आपको वहां रहकर उसको जीना होगा, उसको समझना होगा। वहां आपको उसके साथ वो वक्त गुजारना होगा जिससे आप ये समझ सकें कि वहां के लोग किस प्रकार से आचार विचार और व्यवहार रखते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से बताइए, राजस्थान भारत ही नहीं पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है, किसने दाल बाटी चूरमे का स्वाद नहीं चखा है? कौन सा घर ऐसा है जहां पर बांधनी और चुनरी नहीं है? कौन सा ऐसा मांगलिक कार्य है जो बिना तोरण के हो रहा है? आज भी महिलाएं पूरी तरह से जब तक उस चुनरी को नहीं ओढ़ती हैं, किसी मांगलिक कार्य को नहीं करती हैं। वो महिलाएं, वो नारी शक्ति वंदन जो इस धरती ने हमें वीरांगनाएं दी, उन्होंने जहां एक तरफ शौर्य दिखाया, दूसरी तरफ उन्होंने प्रकृति और पुरुष के उस स्वरूप की गणगौर के रूप में पूजा की है और उन्होंने उस चुनरी के माध्यम से सुख समृद्धि को अपने घर में आमंत्रित किया है। इसी कारण राजस्थान का हर घर रेतीला होने के बावजूद यहाँ की मिट्टी इतनी रंगीन है, जैसा कि अभी अभी सर ने कहा। एक और बात सर ने कही, ज्यादातर बातें तो सर ने समझा दी है। सर, मेरे पास काफी कुछ बचा नहीं है बोलने को, पर फिर भी जो मेरा अपना विश्लेषण है मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। राजस्थान को पशु मेलों के लिए जाना जाता है। जिस हम पुष्कर, तिलवाड़ा, नागौर पशु प्रधान मेले हैं, वहाँ पर हमें सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता भी दिखती है। कई गांवों के लोग, कई जिलों के लोग एक साथ आते हैं और वहाँ पर अपनी अपनी जो भी उनके वस्तु हैं उनका वो वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को जान और समझ पाने की जो हमारी समझ है उसको हम विकसित करते हैं। उसी के साथ इस पुस्तक में जो गुलाब कोठारी जी हैं वो अम्बा जी, खाटू श्याम जी, तेजा जी, शील माता जी, रामदेवा जी, गोगा जी महाराज की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से रामदेवा जी और शीतला माता हमारी लोक और धार्मिक परंपराओं और मान्यता के अनुरूप यहाँ के लोगों को प्रदर्शित करने का हमें साधन सुगम करती है। उसी के साथ जब मैंने गोगा जी के बारे में पढ़ा तो मैं पढ़कर हैरान थी कि कितना अद्भुत उदाहरण है। यहाँ 1 महीने तक ये मेला चलता है सर, और 1 महीने तक, 1 माह तक किसी मेले को बनाए रखना, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ी ही कठोर है ये रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी, पर यहाँ भी लोगों ने जीना सीखा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि नहीं, ये मिट्टी और ये जो गर्म हवाएं हैं ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में 1 महीने तक वो मेला चल रहा है, जो भारतीयों की सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये उदाहरण राजस्थान राज्य देता है, किस प्रकार से कि गोगा जी महाराज के इस मेले में हिंदू उन्हें वीर के रूप में पूजते हैं और जो मुस्लिम है वो उन्हें किस रूप में पूज रहे हैं? पीर के रूप में। ऐसा अद्भुत उदाहरण हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही सर ने जिक्र किया यहाँ के नृत्य कलाओं पर। ये लोक नृत्य कलाएं, चाहे ये घूमर है, चाहे भवाई, चाहे गींदड़ या तेरा ताली, ये सभी नृत्यों में आप एक बात देखिए कि घूमर नृत्य जो है हर घर, हर परिवार ने आत्मसात किया है। हर मांगलिक कार्य पे घूमर होना अनिवार्य है। पर उस घूमर के साथ साथ एक दुखद पक्ष जो यहाँ गुलाब कोठारी जी लिख रहे हैं पुस्तक में, वो ये
कि इसमें आजकल फ्यूजन जो बड़ा, आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम फ्यूजन किसे कहते हैं। फ्यूजन मतलब कि हमने उसको मिला दिया है, मराठी, कथक या किसी किसी नृत्य मुद्राओं को भी हमने घूमर में डाला है। पर हमें ये समझना होगा कि किसी भी चीज़ जिसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको हमें वैसा ही बरकरार रखना है, तभी हम अपनी संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित कर सकेंगे। ये इसका दुखद पक्ष था। अब देखिए कि भवाई जो है वो मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, जिसमें महिलाएं 7-8 मटके अपने सिर पर रखकर नृत्य कर रही हैं। क्या ये हमें जीवन के उत्सव के विषय में जानकारी नहीं दे रहा है? 7-8 मटके लेकर यदि कोई महिला अपने सिर पर उस संतुलन को बना रही है, तो क्या वो जीवन में संतुलन नहीं कर सकती? वो 2 परिवारों की धुनी है, वो केंद्र बिंदु है। इस नारी सशक्तिकरण का हमें वंदन करना चाहिए, क्योंकि वो महिला उस नृत्य के माध्यम से आपको ये समझा रही है, ये बता रही है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने से आप सदा खुशहाल रहेंगे, आपका घर परिवार बरकरार रहेगा। महिलाओं को भी ये बात समझनी होगी, हमारी नारियों को ये बात समझनी होगी कि आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ में दौड़ते हुए वो अपनी जड़ों को ना भूलें, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहो। आप देखिए आप कितने परिवारों के लिए सरस्वती का काम करती हैं, आप महालक्ष्मी भी हैं और आप महाकाली भी हैं अपने परिवार के लिए। इसी के साथ जब मैंने देखा कि गींदड़ जो नृत्य है वो गरबा की भांति किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले चर्चा की कि हमारी सीमाएं आपस में मिलती हैं, सारी भारतीयता का तत्व, समग्र भारत की तस्वीर गुलाब कोठारी जी ने इस पुस्तक में लिखी है। और मैं कहूँ तो ये अपवाद नहीं है गुलाब कोठारी कि वो स्वयं में समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका लेखन शैली बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उन्होंने मनुष्यत्व का जो धर्म निभाया है वो धर्म आज की डेट में बहुत विरले लोग उठा रहे हैं। मनुष्यत्व जागृत करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ये गुलाब कोठारी जी ने एक विश्लेषक और चिंतक के रूप में कुम्हारों के साथ बैठकर बातचीत की है और ये जाना है कि वो किस तरह से अपने हाथ से मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। आप देखिए बीकानेर में लोक नाट्य परंपरा है रम्मत, और गौरी के बारे में आप में से कुछ बच्चे भी बैठे हैं, आप जानते हैं रम्मत के विषय में, गौरी के विषय में? बच्चों ये लोक नाट्य परंपरा है, यानी नाट्य के रूप में जो हमारी लोक कथाएं हैं आप कैसे जानेंगे? हमने इन्हें वर्बल ही आपको ट्रांसफर किया है, ठीक है? तो उसको हमने नाट्य स्वरूप दिया और नाट्य स्वरूप के माध्यम से किसी भी चीज को समझना बड़ा आसान है। हम अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित कर सकते हैं। जब शिल्प और हस्तकलाओं की बात आती है, आप देख लीजिए आज विकास के रथ पर आप कितना मर्जी दौड़ लें, पर आपका ध्यान आकृष्ट करती हैं जब हिमता राम मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। गुलाब कोठारी जी ने हिमता राम से बात की है जो हमें हड़प्पा संस्कृति की याद दिला रही है। उस समय लोक देवी देवता जिस प्रकार की मूर्ति बनी थी, ठीक उसी प्रकार से हिमता राम बिना किसी आधुनिक उपकरण का उपयोग किए आज भी मिट्टी के खिलौने तैयार कर रहे हैं, मिट्टी की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। क्या हमें उन्हें वो आदर और सम्मान नहीं देना चाहिए? हाथ की कला बहुत बड़ी कला है और जैसा कि अभी ये चर्चा में ये बिंदु भी उठा है कि हमने हस्तकलाओं को भुला दिया है या हमने उन्हें छोटा समझ लिया है। ऐसा करना गलत है। हम जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो शिक्षा भौतिकवाद की है, पर वो हमें हमारी संस्कृति से रूबरू नहीं करा रही है, जिसके लिए हमें ये सोचना होगा कि कौन सी कला में मेरा ज़्यादा विशेष जो है रुचि है, उसको मुझे सीखना है। और राजस्थान तो हस्तकलाओं से, बुनकरों से, जितनी हमारी चित्रकारी है या जितनी भी शैलियां हैं, कोटा की बूंदी शैली आप ले लीजिए, यहाँ की फड़ चित्रकारी ले लीजिए, बहुत ही सुंदर है। तो मेरा तो ये अनुरोध रहेगा शिक्षा मंत्रालय से भी कि इस तरह के जितनी भी हमारी चित्रकारी से संबंधित या हस्तकलाएं हैं उसको 5वीं कक्षा से ही छात्रों के सिलेबस में लगाया जाए, जिससे वो बच्चे उसको उसी ढंग से तरीके से सीखें और बच्चों के हाथों को मिट्टी में जाने दिया जाए, जिससे उन्हें पता हो कि इस मिट्टी से हम उपजे हैं और इसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ लेखक की चिंता बहुत स्वाभाविक है। आजकल कला को सम्मान देने वाले लोग नहीं बचे हैं और कला के साथ ही इसी कारण हस्तकलाएं हमारी लुप्त होती जा रही हैं।
हमारे जो लोक देवी देवता थे, उन लोक देवी देवताओं के सामने आपने देखा है, गांव में मैंने देखा है, छोटे छोटे गांव में, मैं कोटा से हूँ, वहाँ के खेतों के बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे से मंदिर बने हैं। उन मंदिरों में बड़ी प्यारी, जो आपको शहरों के मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगी, अब तो बड़े परिष्कृत रूप में ईश्वर के दर्शन होते हैं, पर मुझे वो जो ग्राम देवता है वो बहुत अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैंने उनके सामने समक्ष हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया, जैसे उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर है। वो लोक मूर्तियों को हमें भूलना नहीं है। उन देवी देवताओं के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, और हमारे लिए, हमारी फसल के लिए हम हर सुख दुख उनके सामने कहते हैं। आप देखिएगा, ये अंतर आप देखिएगा कि आपको वो फर्क महसूस होगा कि शायद वो लोग ग्राम देवता मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कहते हैं ना, हारे का सहारा, वो हमारे हारे के सहारे तो वही है। उसी के साथ ही हमारी आस्था का ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरे हाथ से गढ़ी हुई मूर्ति मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था के कारण ईश्वर का रूप प्राप्त करती है। रेगिस्तान की भी इस तपती धरती ने रंगों का जितना सुंदर सम्मिश्रण विश्व को दिया है, ऐसा कोई अन्य देश नहीं कर सकता। उस बांधनी, लहरिया, साफे और पगड़ियों के जो रंग हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलते। ये अद्भुत है। आप सोच के देखिए कि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि रेगिस्तान की धरती पर मुश्किल है भरण पोषण। हम लोग भी देखते हैं सर, आजकल टीवी के माध्यम से बहुत कुछ देखने को मिलता है कि बाड़मेर में ऐसी जगह है, जोधपुर का कैसा इतिहास रहा है पिछला, बीकानेर की क्या स्थिति रही है। पर आज जिस आत्म गौरव के साथ राजस्थान खड़ा है, उससे पूरे विश्व को सीखना चाहिए। लोकोक्तियों में भी सांगानेर के बारे में बात होती है, जहां पर छींट का, पाली की छींट का वर्णन मिलता है। कितना खूबसूरत है। पर आज सबसे दुखद स्थिति ये है, जो एक विश्लेषक के माध्यम से कोठारी जी हम सबसे कहना चाहते हैं कि हम सब अपनी इन कलाओं को इस तरह भूलते जा रहे हैं। अगर हम अपनी संस्कृति से छूटे तो आप समझ लीजिए कि ना आप भारतीय रहेंगे और ना आप पश्चिमी सभ्यता के कहलाएंगे, है ना। तो हमें अपनी उस भारतीयता को बनाए रखना है। इतनी विविधता वाले देश में आपका राज्य ऐसा है जिस राज्य ने आपको सर्वगुण संपन्न बनाया है, पर जरूरत है तो उसे हमें सीखने की। आप देखिए कि आपके राज्य में एक बड़ी सुंदर कला है। आजकल सर अंग्रेजी आपने देखा होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टोरी टेलिंग की बात की जाती है। अब स्टोरी टेलिंग क्या है? अंग्रेजी में हमें सुनने में बहुत से शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, पर हमारे यहाँ तो कावड़ बनते हैं जिसमें वो पाठ के माध्यम से वो क्या है, शो एंड टेल। शो एंड टेल, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हम मान लेते हैं कि बड़ा कुछ सही बात कह रहा है ये व्यक्ति, पर हमारे यहाँ तो देहात के लोग इस काम को कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, बोलकर, गाकर, संगीत के माध्यम से। इससे ज्यादा कोई क्या करेगा। कांवड़ को आपने देखा होगा, जब हम उसके पट खोलते हैं तो एक एक करके वो उसकी कहानी को सुनाता है ना। आप में से बच्चों ने देखा है कभी राम या कृष्ण लीला को समझने का प्रयास किया है? हमारे संस्कृति मंत्रालय में भी रखा है उसको, किसी ने भेंट स्वरूप दिया था सर, तो वो हमारे यहाँ रखा है और हम उसे बिल्कुल ईश्वर तुल्य मानकर, क्योंकि उसकी एक एक कथा आज भी सुनने के बाद हम उस आध्यात्मिक चेतना से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो वो कांवड़ जो है वो कुछ नहीं है, वो स्टोरी टेलिंग का बहुत सुंदर मेथड है। इसी प्रकार से गुलाब कोठारी जी श्रीलाल जोशी जी से, जो शाहपुरा में आपके यहाँ फड़ चित्रकारी की जाती है, वो विश्व प्रसिद्ध है। उस फड़ चित्रकारी में भी कहानियों का स्वरूप बताया जाता है, वो सिखाया जाता है। अब जरूरत है इस बात की कि हम उन आर्ट्स को बचाने का काम करें, और उसको बचाने का काम सिर्फ एक तरीके से होगा कि आप सब कुछ सीखिए, पर कम से कम अपने राज्य की किसी कला को आप आत्मसात कर लें। आपको उसका इतिहास पता हो, आप नए नए आप नवाचार के माध्यम से, मुझे छात्रों से बहुत बड़ी उम्मीद है कि छात्र ऐसे कोई रास्ते निकालेंगे जिससे कि वो अपने राज्य की इन कलाओं को बचाने में योगदान करेंगे। कोटा के अंता में जो मालाएं बनती हैं, आज उनके परिवार ना के बराबर रह गए हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है जिसका जिक्र इस किताब में हुआ है। चंदन पर नक्काशी इस राज्य में की जाती है, पीतल की ज्वेलरी इस राज्य में की जाती है, लाख की चूड़ियां हो, लाख के गहने हो, इस राज्य में बनाए जा रहे हैं, पर आज ये खत्म होने की कगार पर है। हमारे पास लोग नहीं बचेंगे
कि हम ये बता भी सके उन्हें। ये पुस्तक माध्यम है आपको ये याद दिलाने की कि भाई आप क्या हैं, आपकी पहचान क्या है ना। उसके अतिरिक्त काष्ठ शिल्पियों ने बहुत सुंदर झरोखे का निर्माण करते हैं। व्हील का निर्माण सर बहुत सुंदर है। उन झरोखे से हम क्या, हमारे इतिहास पर हम दृष्टि डालेंगे तो इस राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में शौर्य गाथाएं भरी हुई हैं। जो श्रीलाल जोशी जी की जो मैं बात बता रही हूँ, उन्होंने हल्दी घाटी के विषय में और जो पद्मिनी है या जौहर है, उन सबको फड़ चित्रकारी के माध्यम से दिखाया है। क्या हमारे पास सिर्फ हैरी पॉटर रह गया है सुनाने को? हमारे हर राज्य में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, कथाएं हैं, जिसे हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाना है और बताना है, जिससे वो बच्चे जागृत हों और अपने राष्ट्र के प्रति भी कोई दायित्व निभाएं। मैं जानकर हैरान थी कि हमारे यहाँ वनस्पति रंगों से डाई की जाती है। उन वनस्पति रंगों से डाई करने के बाद कपड़ों में एक प्रकार की खुशबू आती है। क्या ऐसा संभव है? क्या किसी और राज्य ने ऐसा किया? उस सुनहरी कला को, उस ठप्पा कला को, ठप्पा कला अद्भुत है जिसने 33 करोड़